स्टार्ट करेंगे सेकंड बुक से। फर्स्ट बुक का पार्ट अभी आपका मैग्नेटिज्म चल रहा है, उसको पढ़ो अच्छे से। बाकी हम दूसरा एक सेक्शन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैं स्टार्ट करूंगा ऑप्टिक्स से। मैन हेडिंग डालिए आप ऑप्टिक्स, और ध्यान से सुनिए सारी बातों को मेरी। ऑप्टिक्स बेसिकली है क्या चीज? ऑप्टिक्स बेसिकली एक बुक का नाम है। सुनना बच्चों, ये एक बुक का नेम है जिसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? फिनोमिनास द फिनोमिनास ऑफ लाइट। लाइट के कुछ फिनोमिना को हम स्टडी करते हैं। ये बुक जिसने लिखी थी उसका नाम था न्यूटन। बेसिकली न्यूटन से पहले भी एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था डिकार्टे। डिकार्टेन है सबसे पहले ये बात बोली थी कि जो लाइट है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है। और उसने ये बोला कि लाइट जो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई थी, इसीलिए लाइट एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है, इस तरीके रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये सबसे पहले बात बोली थी एक साइंटिस्ट ने जिसका नाम था डिकार्टे। इसने कॉर्पकुलस मॉडल ऑफ लाइट दिया था। कॉर्पकुलस मॉडल बोला गया इसको। जो बात इसने बोली कि जो लाइट है ये रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और ये लाइट स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बनी हुई थी। ध्यान से सुनना बच्चों, स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई होती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के लाइट बनी हुई होती है, और ये रे की फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। ये कहलाया था कॉर्पकुलस मॉडल। ये कॉर्पकुलस मॉडल देने वाला सबसे पहला व्यक्ति था दकार्ते। इस दकार्ते की बात को ही आगे जाकर न्यूटन ने अपनी एक बुक के अंदर लिख दिया, और उस बुक का नाम था ऑप्टिक्स। इस बुक के अंदर भी इसने सारी की सारी वही बातें बताई जो दकार्ते ने बोली, और लाइट के कुछ फिनोमिनास को प्रूफ करके बताया। वो फिनोमिनास थे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यानी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन नाम के फिनोमिनास जो लाइट शो कर रहा था उसको न्यूटन ने अपनी बुक के अंदर लिख दिया, और यहीं से फिजिक्स की एक नई ब्रांच डिस्कवर हुई जिसको नाम बोला गया ऑप्टिक्स। और इसके अंदर क्या बोला गया? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस और फिजिक्स, it is a branch of science or physics in which we study about the phenomena of light. यानी कि कहने का मतलब फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लाइट के फिनोमिनास के बारे में स्टडी करते हैं, लाइट क्या क्या फिनोमिना शो करता है, उस ब्रांच को आगे जाकर फिजिक्स के अंदर नाम दिया गया ऑप्टिक्स। न्यूटन जब तक था तब तक ऑप्टिक्स एक सीमित थी, एक लिमिट में ऑप्टिक्स थी, और वो ऑप्टिक्स जो अभी तक आप पढ़ते थे उसी को बोला गया था रे ऑप्टिक्स। इसी को क्या बोला था? रे ऑप्टिक्स। यहां तक पहले ये ऑप्टिक्स सीमित थी, एक लिमिट में थी। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना बच्चों। न्यूटन के साथ में और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे, और न्यूटन के बाद भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने भी लाइट के फिनोमिनास के बारे में स्टडी करना शुरू किया। उनमें से एक नाम हमारे पास निकल के आता है हाइगन्स। एक साइंटिस्ट का नाम हमारे पास निकल के आता है हाइगन। इस हाइगन नाम के साइंटिस्ट ने यह बात बोली कि न्यूटन साहब जो बात बोल रहे हैं या दकार्ते ने जो बात बोली है कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बनी होती है, और इन छोटे छोटे पार्टिकल को बेसिकली फोटॉन्स बोला गया था। फोटॉन से मिलकर लाइट बनती है और रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है। ये कॉर्पकुलस मॉडल बताता है। तो हाइगन ने ही इसी बात को चैलेंज किया कि साहब जो ये बात न्यूटन साहब बोल रहे हैं ये गलत है।
मैं लाइट को वेव फॉर्म में मान के चलूंगा। किस फॉर्म में मान के चलूंगा? वेव की फॉर्म में मान के चलूंगा। अभी हम इस ऑप्टिक्स का वार्म अप कर रहे हैं, ध्यान सुनना। ऑप्टिक्स जो सब्जेक्ट है हमारा, इसको हम वार्म अप कर रहे हैं, थोड़ा समझ रहे हैं, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। बाकी स्टार्ट होने के बाद फिर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या बोला? न्यूटन ने जब तक था तब तक ये ऑप्टिक्स से सीमित थी और रे ऑप्टिक्स के बारे में जानकारी थी लोगों को। बहुत बाद में चल करके एक साइंटिस्ट और आए, हाइगन्स, जिन्होंने ये बात प्रूफ करके बताई कि साहब जो लाइट है वो वेव नेचर शो करती है। कौन सा नेचर? वेव नेचर। क्यों बोला इन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से? क्योंकि इन्होंने लाइट को वेव मानकर ये दोनों ही फिनोमिना प्रूफ कर दिए थे जो न्यूटन ने भी प्रूफ करके बताए थे। और न्यूटन ने क्या, कैसे प्रूफ करके बताए थे? लाइट को रे कंसीडर करके, जो आज तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन जो हाइगन्स नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने वेव फॉर्म के अंदर भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूफ कर दिया था। जब रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को इन्होंने वेव फॉर्म के अंदर प्रूफ कर दिया, तो इन्होंने चैलेंज किया न्यूटन साहब की थ्योरी पर और बोला कि साहब लाइट के बारे में जो आप बोल रहे हो कि ये रे की फॉर्म में आती है, ये गलत है। रे की फॉर्म में नहीं आती, ये वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है। क्योंकि मैं वेव नेचर से भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को शो कर सकता हूँ। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को शो कर। इस इन बातों पर जो हाइगन्स ने बोली और जो न्यूटन ने बोली, इन बातों पर काफी विवाद हुआ, बहुत तनातनी हुई। और आगे चलकर बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे आते गए जो इन अनसुलझे तथ्यों को सॉल्व करने लगे और धीरे धीरे लाइट के बारे में डीप नॉलेज तक हम पहुंचते गए। और उन्हीं सारे एक्सपेरिमेंट्स को, उन्हीं सारे कंसेप्ट्स को हम अब जिस ब्रांच में पढ़ेंगे, जिस फिजिक्स की जिस पार्ट में पढ़ते हैं, उस पार्ट का नाम है ऑप्टिक्स। तो आगे जाकर के ये ऑप्टिक्स दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, एक रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। कैसे हुई इसकी बात मैं आगे करता हूँ। अभी यहाँ तक नोट करिए बच्चों, और नोट कर लिया हो तो मेरे को आप लोग रेस्पॉन्स करिए, यस या नो में। आगे बढ़ते हैं, नोट 1 करिए। मिनट सर। हाँ, नोट कर लो बच्चों, आराम से नोट कर लो। नोट कर लो तो मेरे को आप थोड़ा सा इशारा कर देना, सर कंप्लीटेड। नोट कर लिया बच्चों आपने? कंप्लीटेड, ओके, वेरी गुड बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना बच्चों। अब जब ये वेव फॉर्म जिसने बताया उस साइंटिस्ट का नाम था हाइगन्स, अभी हम इनकी बात करेंगे। तो बेसिकली क्या हुआ, ये ऑप्टिक्स के दो हिस्से हुए कि साहब हमें कुछ फिनोमिनाज को समझने पड़ते हैं ऑप्टिक्स के, लाइट के कुछ फिनोमिनाज को समझने पड़ते हैं लाइट को रे मानकर। तो हम उसको पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स के अंदर। तो लाइट के कुछ फिनोमिनाज होते हैं जिसको हमें समझना पड़ता है लाइट को वेव मानकर। तो एक ब्रांच और ऑप्टिक्स की जनरेट हुई जिसको बोला गया वेव ऑप्टिक्स। तो इस तरीके से रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स दो ब्रांच आई। अब पहले मैं इसकी पूरी रूपरेखा बता देता हूं कि रे ऑप्टिक्स से शुरुआत होकर वेव ऑप्टिक्स तक हम कैसे पहुंचे, उसके अंदर क्या क्या थ्योरीज, क्या क्या कंसेप्ट हमारे पास आते गए, और हमें कौन से फिनोमिना लाइट के मिलते गए। और जो फिनोमिना हमें लाइट के मिलते गए वो रे से मिले या वेव से मिले, ये सारी बातों का एक फ्लो चार्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। उस फ्लो चार्ट को आपको बार बार देखते रहना है और उसको याद रखना है। फिर हम पूरी रे ऑप्टिक्स और पूरी वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, कम से कम नहीं तो 3 से 4 सप्ताह का, 3 to 4 वीक का मैटर है ये, बहुत लंबा चौड़ा मैटर है। ठीक है बच्चों, तो अभी मैं आपके लिए यहाँ पे चार्ट प्रिपेयर करता हूँ। अब आप यहाँ से नोट करके लिखोगे। देखो,
एक्चुअली हुआ क्या, हम इसकी थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं, है ना, लाइट के बारे में, या हम यूं बोल दें कि ऑप्टिक्स जो है इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, चर्चा ऑन लाइट, ठीक है ना। अब लाइट को समझने से पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसकी बिगिनिंग कहाँ से हुई। देखो एक्चुअली ये बातें हैं 1637 की। ईयर्स आपको याद नहीं रखने, ये मेरा अनुभव एक्सपीरियंस है, इसलिए मुझे याद हो गए, रट गए ईयर्स, आपको याद नहीं रखने, आपको साइंटिस्ट के नाम याद रखने, कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। देखो अच्छा, आईआईटी नीट लेवल के कंपटीशन में नहीं, लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उनमें साइंटिस्ट लोगों के बारे में पूछा जाता है। देखो 1637 के अंदर जो साइंटिस्ट आया था उसका नाम था डिकार्टेस, है ना। प्रोनाउंसिएशन इंडियंस, जो हम इंडियंस है वो दकारते बोलते हैं इसको, डिकार्टे था, ठीक है। इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने दी थी कॉर्पिकुलस और कॉर्पस्क्यूलर, सॉरी कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी ऑफ लाइट। प्रोनाउंसिएशन इसका भी कॉर्पस्क्यूलर है, थ्योरी ऑफ लाइट। इनमें इन्होंने क्या बोला, ये लाइट जो है, ये लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है, स्मॉल पार्टिकल्स। इस कॉर्पस्कुलर का मतलब ही, कॉर्पस्कुलर जो है इसी का मतलब ही होता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स। ये सबसे पहले दकार्ते ने बताया, ठीक है। और इन्होंने कुछ बातें बोली थी जो आज की तारीख में हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के अंदर जानते हैं, ठीक है। इनके बाद में क्या हुआ, साइंटिस्ट आए न्यूटन। कौन आए, न्यूटन। इन न्यूटन ने इनकी सारी बातों को कॉपी किया और अपनी एक बुक लिख डाली, उस बुक का नाम था ऑप्टिक्स। इस बुक के अंदर उन्होंने सारी वही बातें बोली जो इस डिकार्ते ने बताई, और इस बुक के अंदर लाइट के कुछ फिनोमिनास के बारे में उन्होंने बताया। उन फिनोमिना के अंदर उन्होंने ये प्रूफ करके बताया कि लाइट जो है रे नेचर को फॉलो करती है, और रे नेचर से उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसी एक्टिविटीज को पूरी दुनिया को बताया। किस बुक के अंदर, ऑप्टिक्स बुक के अंदर, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। बात समझ में आई बच्चों। लेकिन हुआ क्या, ये जब न्यूटन साहब ने इन्होंने बोला, और इन्होंने किसके बारे में जिक्र किया, ओनली रे ऑप्टिक्स के बारे में। यहीं से एक ब्रांच निकली लाइट को, जब रे के बारे में बोला गया तो ऑप्टिक्स की एक ब्रांच निकली जिसको रे ऑप्टिक्स नाम दिया गया। अप्रोक्सीमेट 1678 की बात है। इस टाइम पे एक डच साइंटिस्ट ने ये बात प्रूव करी, और उस डच साइंटिस्ट का नाम था क्रिस्टियन हाइगन। इसी हाइगन्स को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स में, +2 में आपके सिलेबस है वेव ऑप्टिक्स, अभी पढ़ेंगे हम। ये हाइगन्स आए, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने वेव थ्योरी दी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट की वेव थ्योरी दी इन्होंने। किसने दी, हाइगन्स ने दी। और इन्होंने ये चीज बोली कि जो रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्शन के समय जब लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, सुनना मेरी बात, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने अपनी एक थ्योरी दी, उसके अंदर ये कंक्लूजन, ये पॉइंट रखा इन्होंने कि जो रिफ्रैक्शन प्रोसेस होता है, उस रिफ्रैक्शन प्रोसेस के अंदर, ये रिफ्रैक्शन प्रोसेस के अंदर जब जब लाइट नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी मुड़ जाती है, ठीक है, नॉर्मल के थोड़ा पास आ जाती है, उस समय स्पीड ऑफ लाइट, सुनना ध्यान से, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है। ये हाइगन ने बोला। जो हाइगन ने बोला है वो बात मैं आपको बोल रहा हूँ, वापस सुनना क्या बोल रहा हूँ, पूरी चीज मैं लिखाऊंगा नहीं, ये केवल आपको एक नॉलेज के लिए मैं बात बता रहा हूँ। हाइगन्स ने ये बात बोली कि जो रिफ्रैक्शन प्रोसेस है, उस रिफ्रैक्शन प्रोसेस के अंदर जब लाइट नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है तो स्पीड कम हो जाती है। स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और मुझे अच्छी तरीके से ये चीज पता है आज की तारीख में नॉर्मल की तरफ कब मुड़ती है, जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है।
जब रेयर से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तो नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी लाइट मुड़ जाती है, ठीक है ना। ये इस तरीके से, ये मान लीजिए नॉर्मल है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। ये लाइट रे आ रही है, से रेयर से डेंसर में एंट्री कर रही है, ये पहला मीडियम और ये दूसरा मीडियम। तो ये डेंसर है, अगर ये डेंसर है तो ये लाइट मुड़ेगी, ठीक है ना। तो उन्होंने भी यही बात बोली, हाइगन्स ने प्रूफ करके बताया कि लाइट रे जब नॉर्मल की तरफ मुड़ती है, जिस समय नॉर्मल की तरफ मुड़ती है तो यहाँ पे स्पीड कम हो जाती है, और ऑब्वियसली जब एयर में होगी तो स्पीड ज्यादा होगी, डेंसर मीडियम के कंपेयर में एयर के अंदर स्पीड ज्यादा होगी लाइट की। ये बात प्रूफ करके बता दी थी हाइगन्स ने किससे, वेव थ्योरी से। और इसी बात पे वो अड़ गए कि साहब ऐसा होता है। तब उन्होंने बोला कि एक्चुअली लाइट जो है वो वेव नेचर को शो करती है। इसके बाद में उन्होंने रिफ्लेक्शन को भी प्रूफ किया और रिफ्रैक्शन को भी प्रूफ किया, दोनों ही बातों को प्रूफ किया। लेकिन क्या हुआ, इस टाइम पीरियड में इनकी बातों को ध्यान नहीं दिया गया, इनकी बातों पर गौर नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उस समय एक्चुअली क्या, न्यूटन का बोलबाला था, न्यूटन का नाम चलता था कि साहब न्यूटन साहब ने बोल दिया लाइट रे की फॉर्म में आती है तो रे ऑप्टिक्स ही हम मानेंगे। हाइगन्स की बात को किसी ने माना नहीं। लेकिन क्या हुआ, थोड़ा और जब 100-150 साल निकले, उस समय एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था फूको। ये नाम था, है ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे ही नाम होते हैं अपने यहाँ, तो ऐसे बोलते हैं फूफा फूफी। यहाँ पे ये फूको एक साइंटिस्ट का नाम था। इस साइंटिस्ट ने भी ये बात प्रूफ करके बता दी, इस साइंटिस्ट ने, फूको ने ये बात प्रूफ करके बताई कि एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है बेसिकली वो ज्यादा होती है वाटर के अंदर लाइट की स्पीड से। यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। और यही बात तो इनडायरेक्टली हाइगन्स ने भी बोली कि जब नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है लाइट तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, यानी नॉर्मल की तरफ जब मुड़ेगी इसका मतलब डेंसर मीडियम में गई है लाइट। तो कुछ बातें यहां से सुलझने लगी, और सुलझते सुलझते क्या हुआ, इन दोनों साइंटिस्ट के बीच में एक साइंटिस्ट और आए थे 1801 में, 1801 में। और इसी साइंटिस्ट के बारे में हमें पढ़ना है। इसके आने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगी थी, और उनका नाम था थॉमस यंग। क्या नाम था इस साइंटिस्ट का? थॉमस यंग। ये मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, आप ऐसा नहीं समझ लेना सर हमें क्या हिस्ट्री बताने लग गए। ये आपको जानना जरूरी है, यू आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस स्ट्रीम, तो आपको पता होनी चाहिए इन साइंटिस्ट लोगों के बारे में कि बेसिकली हम जो लाइट पढ़ रहे हैं, ये तो जब मैं स्टार्ट करूंगा तो फिर तो पढ़ना ही है पूरा टॉपिक, उससे पहले ये चीज पढ़नी है। थॉमस यंग जब आए तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि लाइट एक नया फिनोमिना भी शो कर रही है। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है ना, और वो था इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यानी इंटरफेरेंस की घटना जो होती है वो थॉमस यंग ने प्रूफ करके बता दी थी। अभी क्या होता है इंटरफेरेंस, ये अभी पढ़ेंगे हम आगे, चिंता मत करो। ये प्रूफ करके बताए, और ये इंटरफेरेंस की घटना तभी होती है, ध्यान से सुनना, थॉमस यंग ने ये बात बोली कि इंटरफेरेंस अगर लाइट शो कर रहा है तो इंटरफेरेंस तभी होगा जब लाइट वेव नेचर रिप्रेजेंट करे। कौन सा नेचर हो लाइट का? वेव नेचर हो। अभी वेव नेचर क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, हम इस इंटरफेरेंस को रे मानकर, लाइट को रे मानकर इंटरफेरेंस प्रूफ क्यों नहीं कर सकते, वो सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी, चिंता ना करो, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। थॉमस यंग ने क्या किया, लाइट को जब रे मानकर कंसीडर किया, क्या मानकर? रे मानकर कंसीडर किया, तो उसने रिफ्लेक्शन तो समझ लिया, रिफ्रैक्शन भी समझ लिया, लेकिन इंटरफेरेंस प्रूफ नहीं हुआ। इंटरफेरेंस लाइट को रे मानकर हम कंसीडर करते हैं तो प्रूफ नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना। इंटरफेरेंस की घटना लाइट तभी शो करेगी जब लाइट को आप वेव मान करके कंसीडर करोगे। यानी ये बात थॉमस यंग के आते ही क्लियर हो गई कि लाइट वेव नेचर रिप्रेजेंट करती है, कुछ भी हो,
और यही बात हाइगन ने बोली थी, तब नहीं मानी। तो यहाँ पे आने के बाद कब देखो 1671, उसके बाद में 1800 अप्रोक्सीमेट, यानी लगभग 130 साल का गैप, 130 140 साल का जो भी है, मतलब 100 150 साल बाद में ये बात पता चली कि अच्छा लाइट वेव नेचर भी शो करती है। क्यों? क्योंकि लाइट का एक नया फिनोमिना डिस्कवर हो चुका था, वो था इंटरफेरेंस। इस इंटरफेरेंस में थॉमस यंग ने ये बात की थी और एक्सपेरिमेंट प्रूफ करके बताया था कि ये जो इंटरफेरेंस की घटना है ये तब ही हो पा रही है, ये रिजल्ट हमें तभी मिल रहा है जब लाइट जो है वेव नेचर शो करती है। अगर वेव नेचर शो नहीं करती तो इंटरफेरेंस की घटना होती नहीं। तो इसका मतलब न्यूटन ने बोला रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन रे से प्रूफ कर सकते हैं, थॉमस ने बोला कि रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन रे से प्रूफ कर दोगे तो क्या होगा, पर इंटरफेरेंस प्रूफ करने के लिए तो वेव मानना पड़ेगा। तो मामला थोड़ा सुलझने लगा, और सुलझते सुलझते क्या हुआ, अब इसी का आगे फॉरवर्ड करना मैं नेक्स्ट पेज पे कर रहा हूं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम हो गया। सुलझते सुलझते क्या हुआ, 1865 में एक साइंटिस्ट आया, किसके बाद, ये जो फूको था, फूको ने जो अपना रिजल्ट बता दिया था कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज ग्रेटर देन टू स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। उनके बाद में एक साइंटिस्ट और आया, मैक्सवेल। मैक्सवेल आने के बाद में लाइट की बहुत अच्छी डिस्कवरी हुई, बहुत अच्छे अच्छे फिनोमिना हमें पता चलने लगे और बहुत सारी क्लैरिटी होने लगी। मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पहले डिस्कवर हो चुकी थी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो थी, अभी आप पढ़ोगे मैग्नेटिज्म पढ़ने के बाद में आपको सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, चिंता ना करो। तो इन्होंने ऐसा बोला, ये जो लाइट है, सुनना जरा ध्यान, ये जो लाइट है, ये लाइट बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ध्यान से सुनना बच्चों, और यहीं से हमारी क्लास स्टार्ट होगी। अब लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको अपन को हाईलाइट करना है। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बात मैक्सवेल ने सबसे पहले बताई थी, इसलिए मैक्सवेल का बड़ा योगदान है इस थ्योरी में। थॉमस यंग ने इंटरफेरेंस बता दिया, मैक्सवेल ने ये बोला दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, कैसे ट्रेवल करती है, ये सब चीजें हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाले चैप्टर में बहुत डीप में पढ़ाएंगे, चिंता ना करो। बस अभी ये समझो, ऐसी वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके परपेंडिकुलर हमेशा मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये शायद आप पढ़ चुके होंगे या फिर मैग्नेटिज्म अभी स्टार्ट कर दिया सर ने, पढ़ा देंगे आगे धीरे आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो, मैग्नेटिक फील्ड आप जानते हो, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर चलते हैं। कैसे चलते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो इस दो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेव चलती है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल्स टू द परपेंडिकुलर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन दोनों के परपेंडिकुलर जो वेव चलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है वो सारी प्रॉपर्टी लाइट शो कर रहा था। ये सबसे पहले किसने प्रूफ करके बताया, ये मैक्सवेल ने प्रूफ करके बताया। मैक्सवेल ने क्या बोला कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेसिकली, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो वेव चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है, उन्हीं वेव्स की प्रॉपर्टी को शो करता है। तो यहाँ पे आके एक बात समझ में आई कि लाइट को ना ही तो रे बोलेंगे ना ही वेव बोलेंगे। अगर हमसे पूछेगा व्हाट इज लाइट, तो आप बोलोगे लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सबसे पहली बात। ठीक है, अब इनके बाद में और साइंटिस्ट आए बहुत सारे, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये भी सफिशियंट है, इतना भी याद रख लो। तो इनके बाद में आए थे साइंटिस्ट हेनरी एंड हर्ज। हर्ज एंड हेनरी का एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा, जिन्होंने रेडियो वेव्स की जनरेशन की थी। फिर आए थे जगदीश चंद्र बोस, ठीक है ना, इन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। पर यहाँ पे मैक्सवेल के बाद में एक साइंटिस्ट को आपको याद रखना बस, डी ब्रोगली। डी ब्रोगली, ये आपने केमिस्ट्री में भी नाम सुना होगा, है ना, डी ब्रोगली। इन्होंने ये बोला, ये जब साइंटिस्ट आ गए, इन्होंने और मैक्सवेल ने इस बात पे
जोड़ दिया कि साहब देखो, जो ये लाइट है, लाइट को न्यूटन साहब बोल रहे हैं कि रे है, लाइट को हाइगन साहब बोल रहे हैं कि ये वेव है, मैक्सवेल साहब बोल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो बेसिकली ये डी ब्रोगली ने पूरा कंक्लूजन निकाल दिया। लेटेस्ट के ही साइंटिस्ट है, ज्यादा पुराने नहीं है डी ब्रोगली। इन्होंने फाइनली ऐसे बोला कि लाइट जो है वो ड्यूल नेचर शो करती है, ड्यूल नेचर शो करती है, और इसी ड्यूल नेचर को भी हमें मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ना है। ड्यूल नेचर रिप्रेजेंट करती है, लाइट शोज ड्यूल नेचर, यानी लाइट के दो नेचर है। यानी कि दो नेचर कैसे, कि जहां पे हमें जिस एक्सपेरिमेंट को प्रूफ करना है उस समय हमें लाइट को वैसा मानना पड़ेगा। यानी लाइट ड्यूल नेचर हो। ड्यूल नेचर कौन कौन से, लिखो आप, लिखो। पहला नेचर, लाइट पार्टिकल नेचर भी शो करती है। कौन सा नेचर, पार्टिकल नेचर, यानी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। अभी कैसे करती है इस डी ब्रोगली के बारे में आगे चर्चा करूंगा। इन्होंने एक रिलेशन दिया था, प्लांक्स कांस्टेंट, मास E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, आइंस्टीन की इक्वेशन, ठीक है ना। ये सारी, वेरी गुड संचित, बहुत अच्छा बच्चा। पार्टिकल नेचर और दूसरा वेव नेचर, ये आपको केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा मास्टर ने, उन्होंने बताया होगा। डी ब्रोगली ने ही सबसे पहले ये बात बताई थी। लाइट रिप्रेजेंट्स ड्यूल नेचर, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। बहुत अच्छे बच्चों, मॉडर्न फिजिक्स में भी हम इसको पढ़ेंगे। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला, उन्होंने ऐसा इसलिए बोला इनकी वजह से। सुनना, किनकी वजह से, सुनो। लाइट के फिनोमिनाज की वजह से। कौन कौन से फिनोमिना, रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, इंटरफेरेंस, ठीक है, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, ठीक है, और एक और होता है जिसमें पार्टिकल नेचर होता है, वो अपन पढ़ेंगे इसमें। अभी मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, अपना चैप्टर है ना वो ड्यूल नेचर वाला ही चैप्टर है। मेरे दिमाग से वो वर्ड स्लिप हो रहा है, कोई नहीं, अपन देखो। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ऐसा बोला कि साहब अगर हमें इंटरफेरेंस को समझना, अगर हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझना है तो लाइट को हम रे मान के कंसीडर करेंगे। और यही चीज इसने, किसने, हाइगन ने वेव थ्योरी से भी एक्सप्लेन कर दी थी, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इंटरफेरेंस समझना है या डिफ्रैक्शन समझना है तो मुझे लाइट को क्या मानना पड़ेगा, वेव मानना पड़ेगा। और ये जो रे मान के करेंगे, यही तो पार्टिकल नेचर है। यही तो दकार्ते ने बोला था कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई होती है रे। बात समझ में आई। हाँ, ये 5th नंबर वाला पॉइंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस, याद आ गया मुझे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, मेरी बात ध्यान से सुनो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी आप बस ध्यान से सुनो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हम प्रूफ करते हैं या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमें जब लाइट के जो फोटोन्स है वो स्ट्राइक कराने पड़ते हैं किसी मेटल पर, ठीक है। तो इस केस में लाइट को हमें मानना पड़ता है कि लाइट शोज पार्टिकल नेचर, ठीक है। यानी अगर मेरे को रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन पढ़ना है तो मुझे रे मानना पड़ेगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ना है तो भी लाइट को रे कंसीडर करना पड़ेगा, इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन को समझना है तो वेव कंसीडर करना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब लाइट दो तरीके के नेचर शो कर रही है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। इसीलिए ऑप्टिक्स की फिर आगे जाकर के दो ब्रांच बनी, जिसमें से एक ब्रांच कहलाई रे ऑप्टिक्स और एक कहलाई वेव ऑप्टिक्स। ये थी इसकी हिस्ट्री लाइट की। अब हम प्योरली स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स। तो बच्चों इतना सब कुछ नोट करो, और मेरी जो शब्द मैंने बोले हैं, जितनी बातें मैंने बोली उसमें से कुछ आपको अच्छी लगी, कुछ याद रखनी है, उसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख लो। आफ्टर दैट हेडिंग डालो रे ऑप्टिक्स। अब फुल फ्लैश रे ऑप्टिक्स के बारे में बात करेंगे, वेव ऑप्टिक्स के बारे में हम वेव में बात करेंगे। एनी डाउट स्टूडेंट्स, बच्चों कोई डाउट हो तो बताइए, रेस्पॉन्स करना पड़ेगा। अनमोल, कोई डाउट? मुस्कान, एनी डाउट बच्चा?
नो सर। वेरी गुड बेटा। लवप्रीत, कोई डाउट? नो सर। वेरी गुड बेटा। भाविक? नो सर। बहुत अच्छे बच्चा। प्रथम? नो सर। वेरी गुड। अभी आपको लाइट के बारे में समझ में आई? आप लाइट को रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते ना तो फिर मजा नहीं आएगा। अपन को पूरी चीज समझ में आनी चाहिए बेसिकली लाइट में। अभी जो जितनी भी बातें मैंने बोली ना वो सब अब अपन डीप में पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, सॉरी रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे, प्रिज्म देखेंगे और लेंसेज पढ़ेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे। सारा कंपटीशन लेवल का पढ़ेंगे। देखना अभी शुरुआत करते हैं अपन, अभी मजा आएगा आपको। तो मैं स्टार्ट करता हूँ प्रॉपर रे ऑप्टिक्स को। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स पुराने बच्चों को मेरी पढ़ाने की स्टाइल पता है। नए बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा